हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 8th क्लास है हमारी और हम लोग उसमें देख रहे थे कब क्यों और कहाँ कैसे, पहला ही चैप्टर है। तो कल हम लोग आपका यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे कि कैसे ब्रिटिश शासन के दौरान आपका रिकॉर्ड्स रूम, सर्वेक्षण रूम को तैयार किया गया, उनका क्या महत्व था और ब्रिटिश काल में इनकी महत्वता को किस प्रकार आपका देखा गया। इन सभी पर हम लोग अपना जो है अच्छे से हम लोग आपका बात कर रहे थे और एक एक पहलू को हम लोग आपका जुड़कर देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसमें देखते हैं। चलिए, कोई बच्चा है किसी स्कूल से जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ेगा? त्रियुगी नारायण, त्रियुगी नारायण, आप लोग पढ़ोगे बच्चों माइक लेकर? माइक ले ले कोई भी एक बच्चा। ठीक है, माइक ले लीजिए, एक बच्चा कोई भी। आप लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक बच्चा माइक ले ले कोई, शाबाश। आगे, ठीक है, गुड बोलिए। आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? सौम्या। ठीक है सौम्या, चलो सौम्या आप पढ़ना प्रारंभ करो यहाँ से। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता? रिकॉर्ड से इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1897 के विद्रोह 57 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयारी की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कहीं जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सहपाठी लूट सिपाही लूट खसोट में लगे हुए अंग्रेजों की नजर में विद्रोह जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इनसे हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में और बात के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने हमेशा मदद मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इसे हिलास से इसके हिलास से लोगों की डायरिया, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाले लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती थी। जैसे 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 छपाई तकनीकी फैली, अखबार छपाने के और विभिन्न मुद्दों पर जनता बहस भी होने लगी। नेताओं ने, सुधारकारों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए रखा। कवियों और उपाय सरकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं लगा सकते हैं कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करते तो हम इस बारे में भी जान सकते थे। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी।
बैठ जाइए। धन्यवाद आपका। देखिए, अगर कोई आपका चित्रकार कोई चित्र को बनाता है तो चित्रकार चित्र बनाने के साथ जो उसकी जो मनसा है, जो उसकी आपकी साइकोलॉजी है, उससे भी हमें बहुत बार आपका समझ आती है। ये वाली जो इमेज है, आप इसको गौर करके देखिए थोड़ा सा। आप दिखाई दे रहे होंगे कि कुछ बना हुआ है, कुछ अंग्रेज अधिकारी हैं, वो आपका व्यक्तियों से बात कर रहे हैं। ये इमेज हमारे सामने है। अब ये किसी चित्रकार ने बनाई है, क्योंकि इस समय तो जो था आपका इतनी बड़ी मात्रा में जो था, आज तो देखिए हमारे पास आधुनिक तकनीक है, हम फोटो खींचते हैं, हम उसको कलर फॉर्म में जिस फॉर्मेट में हम लोग चाहते हैं वो हमारे सामने आपकी तस्वीरें मिलती हैं। लेकिन था क्या, कह रहे हैं कि बंगाल के मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य आपका चल रहा था, यानी कि बंगाल में क्या हो रहा था, मैपिंग और आपका सर्वे का काम हो रहा था। और इसी में क्या था, जेम्स स्पेथ द्वारा बनाई गई 1882 में एक ये है जो आपकी इमेज बनी हुई है कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल किए जा रहे सारे उपकरण को चित्र के अलग अलग हिस्से में रखे गए हैं और इस प्रकार योजना और परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप खास तौर पर जोर दे रहे हैं। ये क्या है कि जितना भी हमको चीजें आपके सर्वेक्षण करने के लिए चाहिए उनका सारा अलग अलग यहाँ रखा गया। देखिए, एक व्यक्ति दूरबीन लेकर इसमें आपका देख रहा है, बहुत छोटी सी इमेज है लेकिन वो आपको दिखाई देगी। देखिए, इसका में टेलीस्कोप है, क्लियर है। और जो भी उपकरण वहां उनको चाहिए थे आपका मैपिंग के लिए, आपका सर्वे के लिए, वो सारी चीजें यहाँ आपको दिखाई देंगी एक एक करके किस तरह से। तो ये इमेज है उनकी, क्लियर है, जो चीजें थी उस समय। ठीक है, अब चलिए एक ये वाली इमेज को देखिए। ये आपकी विद्रोह की इमेज है। कैसी है, विद्रोह की। आपने देखा होगा कि चाहे आपका मुगल बादशाह रहे हो, चाहे दिल्ली सल्तनत रही हो, चाहे अंग्रेज रहे हो, हमेशा किसी न किसी बात को लेकर उनकी नीतियों का विरोध होता रहा है, क्लियर है। और ये तस्वीर क्या कर रहे हैं, इस चीज को बयां करते हैं कि क्या स्थिति। कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा आपकी सह चित्र पुस्तक में ये तस्वीर जहां दिखाई देती है, इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए। कैसे हैं, एक तो बागी सिपाही हैं। बागी सिपाही का मतलब है जो पहले ब्रिटिश शासन के अधीन थे, अब उनके अधीन नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता, यानी कि जो जनता अंग्रेजों के खिलाफ आपका विद्रोह कर रही है, वो कैसी है, वो लालची जनता है, दुष्ट है और बेरहम है। ये किसका प्रोस्पेक्ट है ऐसा सोचने का, तो ये यहाँ के लोगों के बारे में अंग्रेज सोच रहे हैं, जो आपका अंग्रेजों के खिलाफ जो आपका विद्रोह कर रही है जनता, उसके लिए शब्द आए कि लालची जनता, दुष्ट और बेरहम, क्लियर है। और कह रहे इसके विषय में आप चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें सरकारी अफसर की क्या सोचते हैं, उनकी दिलचस्पी क्या है, किन चीजों में है, वो किन चीजों को बचाकर रखना चाहते हैं, इन सब की जानकारी हमको रिकॉर्ड से नहीं मिल सकती। अगर हम ये कहने लग जाएं कि हर चीज की जानकारी के लिए हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक, क्या महसूस करते हैं कि उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह है, और हम लोग ये भी महसूस नहीं करते कि उनकी जो बाप की कार्रवाई है उसकी वजह क्या है। जब हम ऐसे दूसरे शब्दों की तलाश में निकलते हैं तो उनका कोई आपकी कमी नहीं रहती। सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना मुश्किल साबित होता है। लिहाजा इस समय डारिया, तीर्थ यात्रियों के संपूर्ण स्मरण, आत्मकथाएं, स्थानीय बाजार बिकने वाली लोकप्रिय वस्तुएं आपकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मान लीजिए आप किसी चीज को ढूंढने के लिए गए, आप देखते हैं पहले कुछ लोग अपनी आत्मकथा लिखते थे, ऑटोबायोग्राफी आज भी लिखते हैं, जो बड़े बड़े आपके अधिकारी हैं, कोई संत महात्मा हैं, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, अपनी आत्मकथा, कि हमारे जीवन में हमने किन किन चीजों का महत्वपूर्ण रूप से हमने गौर किया है और जीवन के ये पहलू ऐसे थे जो हमारे जीवन में सबसे बड़े बदलाव के क्षण हुए, वो लोग लिखते हैं। दूसरा होता है किसी व्यक्ति की आत्मकथाएं, आपने देखा होगा कि किस तरह से हैं। और फिर है आपके तीर्थ यात्री जो यहाँ की यात्रा करते थे। ऐसे ही तीर्थ यात्री हमारे समय आया है मोरक्को से, आप देखते हैं इब्न बतूता आया, क्लियर है, फानसांग, हेयान, प्यांसांग,
बहुत सारे ऐसे चाइनीज आपके यात्री थे जो आपके भारत आए। कल्हण आया जिसने आपकी क्या लिखी है, राजतरंगिणी, और उसी की बुक है कश्मीर सुषमा, जिसने पूरा आपका जम्मू कश्मीर का वर्णन किया है और बताया है भारत में क्या क्या ऋतुएं हैं। उन सब के विषय में उन्होंने लिखा है, ताकि हम लोग ये देखते हैं अगर कोई आपका विदेशी यात्री भारत में या किसी आपके देश में जाता है तो वहां के शासन, प्रशासन, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, खान पीन, तौर तरीके, वहां का संस्कृति, वहां के कल्चर को एडॉप्ट करता है और वहां की अच्छाइयों को लिखता है। क्लियर है? वहां का समाज किस तरह से आपका जीवन जी रहा है, उन सबका उल्लेख मिलता है, और ये चीजें हमारे जीवन में आपका गुणवत्ता परक आपका चीजों को लाने में बड़ी मदद करती है। आज के समय में देखिए हमारे पास तकनीकी विकसित हो चुकी है, अखबार छपने लगे हैं। कोई भी अगर हमको किसी मुद्दे पर आपका डिस्कशन चाहिए तो हमारे लिए बहुत सारे फॉर्मेट है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज पर अपने विचार को, ब्लॉग के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जहां हम अपनी अभिव्यक्ति को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हम किस तरह की सोच को रखते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि आदिवासी किसान और खदानों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी किस तरह से गुजर रही है, क्या उनका अनुभव है। ये कोई चीजें हम लोग एक्सपीरियंस में आपका शेयर नहीं कर पाते हैं और ना ही कुछ हमें इनसे बाप का पता चलता है। क्लियर है? तो ये पूरा जो आपका चैप्टर था इस तरह से आपका समाप्त हो गया। एक बार आप पूरे चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और आधुनिक और ब्रिटिश में बांटना क्या सही था और किसने बांटा है, इस फेज को जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे आगे भी आपको सीखने के लिए मिला कि जो ब्रिटिश लोगों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में जो आपका डिवाइड किया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, क्या ये सही है? और सही था तो हमारे मुताबिक था, आखिर ये समझ भी कहां से आई? उन्होंने तो हिंदू, मुस्लिम और आपका ब्रिटिश 3 पार्ट में भारतीय इतिहास को डिवाइड किया था। तो वो क्यों बांट रहे थे और हमने किस तरह से उनको डिवाइड किया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब अगर आपसे पूछ ले उपनिवेशवाद क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाज के तौर तरीकों में क्या बदलाव आया। जब एक देश दूसरे देश के दबाव में पूरी तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम उपनिवेशीकरण कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, ये परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले उपनिवेशवाद क्या था, कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे उपनिवेश बनाया, क्या मतलब है उपनिवेश का, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? थोड़ा ध्यान दीजिए। देख लिया आपने इतना? चलिए, तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर हो गया और हमने देखा प्रशासनिक अभिलेख कैसे तैयार होते थे, ये भी आपका महत्वपूर्ण था। और अभिलेखागार हमने क्यों बनाए, संग्रहालय का क्या महत्व था हमारे यहाँ, इसलिए हमने इसको देखा, और कैसे उन्होंने सर्वेक्षण को बढ़ावा दिया। और एक एग्जाम्पल को हमने समझा है कि आपका शरीफे को कैसे उन्होंने आपका प्रिजर्व किया है। इन सारी चीजों को हमने देखा है कि उन्होंने आखिर भारत में इतनी सारी वनस्पति, पेड़ पौधों, जीव जंतु और दस्तावेजों के रिकॉर्ड बनाकर क्यों रखे थे। इन सारी चीजों को हम लोग आपका देख चुके थे। क्लियर है? और आज भी हमने इसको देख लिया। तो इस तरह से ये जो पूरा आपका चैप्टर है ये आपका समाप्त हो गया। क्लियर है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोग क्वेश्चन स्वयं करते हैं। देखिए, तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 काल खंडों में बांट दिया था। ये सही है गलत आपको बताना है। सरकारी दस्तावेज में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। क्या कुछ ऐसी मदद मिलती है? अभी अभी हमने ये लाइन पढ़ी है। उसके बाद है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बताइए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको देखने हैं और स्वयं करने हैं। चलिए, ध्यान रहेगा इतना। ये आपका चैप्टर था। तो जो हम लोग आगे चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं
आपको ध्यान रहना चाहिए। अगला चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। क्लियर है? तो इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने बेसिकली क्या देखा कि जो तारीख है या कोई भी ऐसी बड़ी घटना, उसको हम आपका दिन तारीख में कैद नहीं कर सकते। पहला हमने ये देखा। दूसरा उसी का पॉइंट हम लोग जब आपका बढ़े, हमने पैराग्राफ आपका चेंज किया पहले चैप्टर में ही, तो हमने उसके अंतर्गत ये देखा कि किस तरह से हम लोग जो अंग्रेजों ने अपने नियम कानून बनाए हैं उनके रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन किया है। क्लियर है? संग्रहालय क्या होते हैं, सर्वेक्षण क्या होता है, उन्होंने क्यों सर्वेक्षण किया, किस तरह से उनको संग्रहित किया, इसके विषय में हमने देखा। क्लियर है? फिर उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। फिर हमने कैसे उसको प्राचीन, मध्य और आधुनिक में डिवाइड किया, और हमने उसके तर्क भी देखे कि हमने ऐसा क्यों किया है और वो इस तरह से कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के तौर पर, वो क्यों गलत है, और उसकी समझ भी हमें पश्चिम से ही हमने ली। हमने इसके विषय में भी देखा। क्लियर है? और फिर हमने देखा कि एक इतिहासकार की जो इमेज अगर बनी है तो वो उस इमेज के माध्यम से क्या दर्शाना चाहता है। आज भी आप देखते होंगे, कुछ आप देखते हैं कार्टूनिस्ट आपके कुछ आपके प्रोग्राम आते हैं, इमेजेस न्यूज में चलती हैं, 2-2 मिनट की क्लिप होती हैं, 1-1 मिनट की क्लिप होती हैं। हंसी आपका प्रसंग के रूप में वो किसी न किसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कार्टूनिस्ट का एक छोटा सा आपको ग्राफ कहीं मिल जाएगा एक्सप्लेन करते हुए। तो ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं चित्र अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें थी। अब हम देखेंगे कि कैसे कोई कंपनी एक व्यापार के लिए आती है। अगर आप देखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी, और आपको पता होना चाहिए कि 1613 में जो आपका सूरत है, सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करती है। और आप देखेंगे कैसे कैसे उसने 1613 से लेकर 1947 तक अपना पूरा कब्जा किया। कैसे वो बंगाल को कब्जाएंगे, कैसे वो अवध को कब्जाएंगे, कैसे वो हैदराबाद को कब्जाएंगे, कैसे वो और कर्नाटक को कब्जाएंगे, और पूरे भारत पर उनका शासन कैसे फैलेगा। तो यही व्यवस्था हम पढ़ेंगे। व्यापार से साम्राज्य तक कैसे आए थे, एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, बाद में क्या हो गया, उनका साम्राज्य फैल गया। तो कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित होती है, इसके विषय में हम लोग अपने इस चैप्टर में अच्छे से गौर करके पढ़ेंगे और इसको देखेंगे। क्लियर है? और ध्यान दीजिए, जब कंपनी भारत में आ रही है उस समय मुगल बादशाह यहाँ है। क्या है? मुगल बादशाह। तो अगर प्रश्न ये भी बन जाए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ रही थी तो कौन कौन से शासन आपका वहां शासक रूल कर रहे थे, कौन सा वंश वहां आपका चल रहा था, कौन शासन था, ये भी पता होना चाहिए। पीछे वाला स्कूल कौन सा है? अब देखिए, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। कह रहे मुगल बहुत सारे मुगल बादशाह हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे औरंगजेब जो था आपका आखिरी शक्तिशाली शासक था। ऐसा भी माना जाता है कि जब औरंगजेब की 1707 में आपका मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी औरंगजेब के बाद इतना मजबूत शासक या बादशाह नहीं बना जो औरंगजेब द्वारा जितना बड़ा साम्राज्य उसने खड़ा किया था उस साम्राज्य को चला सके। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही आप देखेंगे बंगाल उनसे अलग हो गया, अवध उनसे अलग हो गया, कैसे उनसे हैदराबाद अलग हो गया, धीरे धीरे करके पूरा पार्ट किस तरह से टूट रहे थे। क्लियर है? तो भारत के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था 1707 में। उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदारों ने, ध्यान रखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहे हैं, बहुत सारे मुगल सूबेदारों ने और बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतों को कामयाब कर लिया। कैसी कर ली? मुगल बादशाह से अलग हो गए। जब भी आपकी सेंट्रल पावर आपकी कमजोर होगी तो उसके नीचे के जो अधिकारी होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं और अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। इसलिए क्या होता था, जब भी मुगल बादशाह में के आपके दरबार में जब किसी व्यक्ति को सेनापति, दीवान के पद या कोई आपका जमींदार बना जाते थे आपको किसी क्षेत्र के, जैसे ही राजा मरा वो तुरंत विद्रोह कर देते थे और अपने आप को सेपरेट कर लेते थे, ताकि क्या हो जाए, वो उस क्षेत्र के स्वयं अधिपति या मालिक हो जाए। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। जब क्षेत्र फ्री होंगे
तो दिल्ली सेंटर पॉइंट के रूप में आपका नहीं रहेगी। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या कारण हुआ कि मुगल बादशाह की केंद्रीय सत्ता आपकी निरंतर कमजोर हो रही थी? तो कारण होगा 1707 के औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी मजबूत या आप कह सकते हैं शक्तिशाली जो था बादशाह ना बनना या फिर अयोग्य शासक बने, जिसके कारण क्या हुआ, ये सारी स्थिति ऐसी खड़ी हो रही थी। आगे आप देखेंगे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि जो 18th सेंचुरी है, तो जब वो लग रही थी कि उसका जो लास्ट पीरियड था में राजनीतिक क्षति पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभर रही थी। तो 18वीं शताब्दी में कौन सी एक नई ताकत सामने आ रही थी? उसका नाम था अंग्रेज। और अंग्रेज कहाँ के थे? यूरोप के। ऐसा नहीं था कि केवल भारत में अंग्रेजी व्यापार करने आए थे। आप देखते हैं पुर्तगाली, डेनिश, फ्रांसीसी, डच, बहुत लोग भारत में आपका ट्रेड कर रहे थे। लेकिन भारत में राजनीतिक सत्ता के रूप में कौन स्थापित होगा? अंग्रेज। क्लियर है? और आप देखेंगे जितने भी हमारे आपके कर्नाटक जो युद्ध होंगे कर्नाटक के साथ, और फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच चलेंगे आपस में, और बांडीवास का युद्ध होगा लास्ट 1760 में, और आप देखेंगे कि पेरिस के संधि के साथ इनका समझौता हो जाएगा। आप देखिए, अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। कैसे आए थे? एक छोटी सी आपका ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी, और उन्हें यहाँ कोई जमीन वगैरह कुछ नहीं चाहिए थी। फिर ऐसा कैसे हुआ कि वे एक दिन इतने विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए? इस अध्याय में आप यह देखेंगे और ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि वो लोग कैसे इतने बड़े विशाल साम्राज्य के स्वामी बढ़ गए, ये सब कैसे हुआ, इसके विषय में ही हम इस चैप्टर के अंतर्गत गौर करके इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। क्लियर है? इसलिए मैं आपसे कहता हूं जो भी चीज आप पढ़ें थोड़ा अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, ध्यान से देखिए, ताकि एक बार आप पढ़ें और पूरे समय तक आपको याद रहे। ठीक? ये आपको बीच में एक व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे, इनका नाम है बहादुर शाह जफर। इनके विषय में पढ़ेंगे, इनकी स्थिति क्या हुई। लेकिन ये सब चीजें आपको तब समझ आती हैं जब क्लास में आप अच्छे से बैठे होते हैं। मैंने बहुत बार देखा है क्लास में 20 बच्चे 10 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे अच्छे से देख रहे होते हैं। आज ना सही बच्चों, आज इसकी वैल्यू समझ ना आए आपको, लेकिन जब आप 12वीं परीक्षा पास कर जाएंगे और किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, ये सारी चीजें आप यही पढ़ेंगे। और इसके लिए 2-2 लाख 3-3 लाख आज फीस है, लेकिन जब तक आप 12वीं करोगे शायद 5-7 लाख हो जाए, तो आपको आज जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी वैल्यू थोड़ी सी आपको कम दिखाई देगी, क्योंकि आप लोग इतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि चलो क्या पढ़ना है, हिस्ट्री तो है। चलिए खैर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।